भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो भारत के संविधान में दोस्तों 3 प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। नंबर 1, कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के आरक्षण की बात करी गई है कि 3 प्रकार के रिजर्वेशन की बात करी गई है कि 3 प्रकार के रिजर्वेशन। नंबर 1, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। क्या बच्चा? हाँ, कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, कि शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। नंबर 1। नंबर 2, सरकारी सेवाओं में आरक्षण। क्या बच्चे? सरकारी सेवाओं में आरक्षण, कि सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन। और तीसरे की अगर आप बात करेंगे मित्रों, तो राजनैतिक आरक्षण। कौन सा बच्चे? राजनैतिक आरक्षण, कि राजनैतिक आरक्षण, कि राजनैतिक आरक्षण। कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के रिजर्वेशन का प्रावधान मिलता है, कि 3 प्रकार के रिजर्वेशन का प्रावधान मिलता है, कि 3 प्रकार के रिजर्वेशन का प्रावधान मिलता है। अब जरा ध्यान से सुन, कहने का मतलब क्या है? शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की अगर आप बात करते हैं, तो शिक्षण संस्थानों में अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ देखना पड़ेगा? ऐसे तथ्य उठा रहा हूं कि पीटी भी आपका कवर करता हुआ चला जाए। समझ में आ रहा है कि पीटी भी कवर करता हुआ चला जाए। अगर आप अनुच्छेद 15(4) की बात करते हैं, किसकी दोस्तों? 15(4) की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि एससी को, एसटी को तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो पिछड़े हुए हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको बच्चा? एससी को, एसटी को तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो पिछड़ा है उसको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा, कि प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप 15(5) में भी कह सकते हैं, कि आप 15(5) में भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15(5) की बात करें, तो अनुच्छेद 15(5) में भी यही है कि केंद्रीय या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन। क्या बच्चे? उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, एससी को, एसटी को तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो पिछड़ा हुआ है उसको रिजर्वेशन की बात करते हैं। इसके साथ साथ मोदी जी की सरकार या वर्तमान सरकार ने 15(6) और जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया बच्चे? 15(6) जोड़ दिया है, कि अनुच्छेद 15(6) जोड़ दिया है, कि अनुच्छेद 15(6) जोड़। हाँ, सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है। क्या बच्चे? सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो दोस्तों पिछड़ा हुआ है, जिसको आप ईडब्ल्यूएस के नाम से सामान्यतः जानते हैं, उनकी बात करते हैं। तो 15(6) में क्या कहा है कि ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति जिसको 10% सीटों की रिजर्वेशन की बात करी गई है, कि रिजर्वेशन की बात करी गई। आपको पता है कई चैप्टर ऐसे रहते हैं समझ ही नहीं आता, इंटरनल सिक्योरिटी में है कि जस्टिस में है या इकोनॉमिक्स में है या पॉलिटी में, डब्ल्यूटीओ, अब आईआर में है कि इकोनॉमिक्स में है, समझ ही नहीं आता। आप देखिए कई चैप्टर हैं, गांधी जी देखिए हर हर जगह हैं। समझ ही नहीं आ रहा पढ़ना कहाँ है। आप देखिए रिजर्वेशन, दंगे कितने हो रहे हैं। अरे मराठा आंदोलन को लेकर देखो, अब इसको आंतरिक सुरक्षा में रखें, जस्टिस में रखें, समझ ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया रहता है, सिलेबस का एक क्राइटेरिया बताया गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करेंगे तो 15(4), 15(5) और 15(6). 15(4) में एससी, एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। नंबर नेक्स्ट
अनुच्छेद 15(5) में उच्च शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में SC ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हो। 15(6) क्या कहता है? सामान्य वर्ग का मानव जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए भी 10% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। कौन सा आरक्षण है ये? शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करता है कि शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करता है कि शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करता है कि शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करता है। इसके साथ साथ मित्रों, किसके साथ साथ अगर आप आगे चलें, किसके साथ साथ अगर आप आगे चलते हैं, अच्छा 12th पास कई बच्चे यहाँ पर कह रहा था परसों, उस समय हम किसी और दूसरे ध्यान में थे। क्या नाम है? देख ली मूवी सबने? हाँ, देख ली ना? काफी अच्छी दिखाई गई है। हाँ, अब दोबारा मत देखिएगा। सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन, इस सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन, सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन की अगर आप बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 16(4), क्या बच्चे? अनुच्छेद 16(4), शब्द क्लियर है ना दोस्त? अनुच्छेद 16(4) की बात करें तो अनुच्छेद 16(4) में क्या कहता है कि सरकारी सेवाओं के अंदर, सरकारी सेवाओं में SC को, ST को तथा OBC को, क्या बच्चा? SC ST और OBC को, कि SC को, ST को और OBC को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आर्टिकल कहता है। इसके साथ साथ 16 के अंदर एक और है, अनुच्छेद 16(4)A। ये क्या कहता है? 16(4)A क्या कहता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, है ना, पदोन्नति में रिजर्वेशन दिया जाएगा। 16(4)A क्या कहता है कि SC और ST को, कि SC और ST को पदोन्नति में, किसमें बच्चा? हाँ, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ अगली बात अगर करें इसी में, अनुच्छेद अगला 16(4)B, अनुच्छेद 16(4)B क्या क्या कहता है कि अनुच्छेद 16(4)B यही कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बैकलॉग की स्थिति में रिजर्व सीटों की बात करता है। क्या बच्चे? बैकलॉग की स्थिति अभी आएगा, हम जस्टिस पढ़ेंगे कल से, तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। आपको पीटी वाला, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे पहुंचेंगे कहां से? समझ में आ रहा है? और ये सारी चीजें ऐसी नहीं केवल मेंस, पीटी में भी आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। किसमें आ जाएंगी? पीटी में आ जाएंगी। वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। 16(4) में SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया है सरकारी सेवाओं में। 16(4)A के अंदर पदोन्नति में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC और ST को दिया गया है। और इसी के साथ साथ 16(4)B की बात करें तो बैकलॉग की स्थिति में भी रिजर्वेशन की बात करी गई है। और इसी के साथ साथ 103वां संविधान संशोधन आप पढ़े होंगे कि कौन सा? हाँ, 103वां, कि 103वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा। इस 103वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि 10% सीटें EWS के मानव के लिए भी सरकारी सेवाओं में रिजर्व रहेंगी, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बातें थी बच्चे किसकी? सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन की। तीसरा अगर आप ध्यान से समझें तो भारत के संविधान में तीसरी बातें राजनैतिक आरक्षण से संबंधित मिल जाती हैं, कि राजनैतिक आरक्षण से संबंधित मिल जाती हैं। राजनैतिक आरक्षण की अगर आप बात करते हैं, कि राजनैतिक आरक्षण की बात करते हैं तो ध्यान से सुने। राजनैतिक आरक्षण ये कहां देखने को मिलेगा?
ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक आरक्षण, ये हम अपने मूल संविधान की बात कर रहे हैं जो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, भारत के संविधान में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 330। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 330। ये अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में, कहा दोस्तों, लोकसभा में एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, कि लोकसभा में एससी और एसटी को सीटें रिजर्व की जाएंगी उनकी जनसंख्या के अनुपात में, कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में। नंबर एक। दूसरी चीज, अगर आप भारत के संविधान पर थोड़ी सा नजर डालें तो वहां पर एक बात और समझ में आ जाएगी। एक आर्टिकल और है अनुच्छेद 331। क्या बच्चे? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में बच्चा क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का भी मनोनयन किया जाएगा। अब ये नहीं कि मुझे याद नहीं है कि 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को हुआ और ये चीजें हो गई। आप सुनते रहिए, समय आएगा तो हम पूरी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है? समय से पहले बच्चे का बोलना उचित है, मास्टर का नहीं। तो जब समय आ जाएगा तो अभी हम इसके बारे में और क्लियर करते हैं, ठीक है? ये मत सोचिएगा मास्टर भूल गया होगा, मास्टर कुछ नहीं भूलता। मास्टर, इतने जीवन में दुख हैं, जब सारे दुख याद है तो ये याद नहीं रहे। क्यों आशीष भाई? आशीष ही नाम है ना? वेरी। 330 में क्या कहा है कि लोकसभा में एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अनुच्छेद 331 में एक बात और कही गई थी कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इस 30 हो गए, 31 हो गए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 332। क्या बच्चे? अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 क्या कहता है? राज्य की विधानसभा, क्या बच्चे, राज्य की विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये भारत के संविधान में कहा गया है कि राज्य की विधानसभाओं में भी, या फिर विधानसभा, राज्य की विधानसभा नहीं, वहां विधानसभा लिखा हुआ है केवल, कि विधानसभाओं में भी एससी और एसटी को क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक आर्टिकल और आ जाइए, अनुच्छेद 333। कि अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 333 में क्या बताया गया था? अनुच्छेद 333 में दोस्तों यही बताया गया था कि विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा, कि एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा। बेटा जी ध्यान रखिएगा बोर्ड पर, वरना जीवन में दुख आ सकते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो एससी एसटी एंग्लो इंडियन, विधानसभा की बात करें तो एससी एसटी और एंग्लो इंडियन। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इन चार अनुच्छेदों में कुछ ऐसी बातें कही गई थी। और क्या कहा गया था आप उसको भी देखिए, कि और कहा गया, एक आर्टिकल और है अनुच्छेद 334। क्या बच्चे? अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 की अगर बात करें, कि अनुच्छेद अगर 334 की बात करें तो यहां क्या कहा गया है? अनुच्छेद 334 में ध्यान से सुनिए क्या कहा गया है, कि जो राजनैतिक आरक्षण होंगे, कि जो राजनैतिक आरक्षण होंगे वो संविधान के लागू होने के पश्चात 10 वर्षों के लिए ही लागू होंगे। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए ही लागू होंगे। कौन से रिजर्वेशन? राजनैतिक आरक्षण। अब समझते रहना, राजनैतिक आरक्षण कितने वर्षों के लिए लागू होगा? 10 वर्ष के लिए। और राजनैतिक आरक्षण की बेटा अगर आप बात करोगे तो राजनैतिक आरक्षण में अगर ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से आ रहे हैं?
SC ST और, अब विधानसभा में भी देखेंगे तो SC ST और एंग्लो इंडियन। ये मित्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा देखिए, पन्ना ऐसे करके ऐसे पलट लेते हैं। अब जरा देखो, कहने का मतलब क्या है, भारत के संविधान में, कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान में दोस्तों क्या कहा गया है, कि जो राजनीतिक आरक्षण होगा, कि जो राजनीतिक आरक्षण है दोस्तों, कि जो राजनीतिक आरक्षण होगा बेटा जी, कि राजनीतिक आरक्षण होगा, ये अगले 10 वर्षों के लिए होगा। यही बात बताई गई है कि ये आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए होगा। तो पुत्र, अगर राजनीतिक आरक्षण 10 वर्षों के लिए होगा, तो राजनीतिक आरक्षण में बच्चा है कौन कौन से? SC ST और एंग्लो इंडियन, यही है रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण यही है तीन। तो 26 जनवरी 1950 को अगर भारत का संविधान लागू हुआ, तो ये तीनों रिजर्वेशन अगले 10 वर्ष कब तक जाएंगे? 25 जनवरी 1960 तक। 50 है तो 60 तक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, SC ST और एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन अगर 1950 में लागू हो गया, कि 1950 में अगर ये लागू हो गया, तो 10 वर्ष की अगर आप बात करोगे, तो ये जो रिजर्वेशन है राजनीतिक आरक्षण दोस्तों, SC ST और एंग्लो इंडियन का, ये अगले 10 वर्ष के लिए लागू हो जाएगा। तो फिर सीधी सी बात करें, SC ST और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है, ये कुल मिलाकर के 1960 तक चलेगा। ऐसे ही चलेगा ना, 1950 से 1960 तक ही चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1960 तक चलेगा। अब लेकिन बच्चा जरा ध्यान से सुनिएगा, कि 10 वर्षों तक लागू रहेगा, कि 10 वर्षों तक लागू रहेगा, ये कहाँ कहा गया है? संविधान में कहा गया है, कि संविधान में कहा गया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा, ये बात कही गई है, तो मतलब 1960 में ये जो रिजर्वेशन है, ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये बातें साफ साफ नजर आ रही हैं, कहाँ कही गई हैं? संविधान में कही गई हैं, संविधान में कही गई। लेकिन बच्चा 1960 आएगा, उससे पहले ही 1959 में बच्चा भारत के संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा नेहरू कैबिनेट के द्वारा। और जो ये SC ST और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है दोस्तों, इसको फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 60 तक था, लेकिन 60 जनवरी आने से पहले पहले ही दिसंबर में 1959 में ही बेटा जी संविधान में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। और इन तीनों को, इन तीनों मतलब क्या है? राजनीतिक आरक्षण। इस राजनीतिक आरक्षण को बेटा जी फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर से क्या कर दिया गया? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1959 से कितना हो जाएगा? 1969। ये आरक्षण फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा रहा। फिर से संविधान में संशोधन किया गया और फिर से 10 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो ये फिर से राजनीतिक आरक्षण जो था बेटा जी, ये फिर से संविधान में संशोधन करते हुए SC ST और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था, इनको बेटा जी फिर से बढ़ा दिया गया, कि फिर से बढ़ा दिया गया। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये राजनीतिक आरक्षण जहां कहा गया था कि 10 वर्षों के लिए होगा, लेकिन 10-10 वर्ष करते करते इसको 1979, और फिर से 10 वर्ष करते हुए 1989, फिर 10 वर्ष करते हुए 1999, ऐसे ऐसे फिर 10 वर्ष करते हुए क्या आ जाएगा? 2009 आ जाएगा। मतलब 95वां में 2009 में फिर से राजनैतिक आरक्षण को, कि राजनैतिक आरक्षण को पुत्र 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, कि राजनैतिक आरक्षण को फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, कि बढ़ाया गया, कि बढ़ाया गया। तो 2009 से अगर कर दिया गया है, या फिर सीधा सीधा अगर देखें 1950, तो 10-10 वर्ष ही जाएगा ना। दो मतलब जाने को तो दिख रहा है 2010 तक, लेकिन ये जाएगा कहाँ? 2009 की जगह 2010 तक जाएगा, यही जाएगा।
तो फिर से बेटा जी 2009 में 10 वर्ष बढ़ा दिए गए, तो 2019 तक चला जाएगा, 2019 तक चला जाएगा। इस प्रकार से राजनैतिक आरक्षण जो था बेटा जी, भारत के संविधान में 10-10 वर्ष करके लगातार इसको क्या कर दिया गया, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, चला रहा था। और राजनीतिक आरक्षण बेटा जी कौन कौन से आरक्षण थे? एससी और एसटी और एंग्लो इंडियन, ये आरक्षण बढ़ता चला आ रहा था। एंग्लो इंडियन, ठीक है, एससी एसटी और एंग्लो इंडियन, ये रिजर्वेशन बढ़ता हुआ चला आ रहा था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों क्या हुआ, अब 2014 से मोदी सरकार थी। अब बच्चा क्या हुआ, मोदी सरकार ने 104वां संविधान संशोधन लेकर के आई। कौन सा बच्चे? 104वां संविधान संशोधन लेकर के आई। और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा बेटा जी 2020 में इसने क्या किया कि 2020 में मतलब 104वां संविधान संशोधन जो लेकर के आई, उसके माध्यम से मोदी सरकार ने एससी एसटी और जो एससी और एसटी था, इसके तो रिजर्वेशन को अगले 10 वर्ष बढ़ा दिया। फिर से इसके रिजर्वेशन को कब तक बढ़ा दिया? 10 वर्षों के लिए। तो एससी और एसटी का आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ गया, मतलब 2020 से 2030 तक बढ़ गया। ये तो मैंने वर्ष बता दी जिस वर्ष अमेंडमेंट किया गया था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो 1950 से 10 वर्ष रहेगा, तो 1960 फिर 10 वर्ष रहेगा, 1970 फिर 10 वर्ष रहेगा, 1980 फिर 10 वर्ष रहेगा, फिर 1990 फिर 2000 फिर 2010 और उसके बाद 2020। 104वां संविधान संशोधन 2020, बात वही पड़ेगी। 2020 में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि एससी और एसटी के रिजर्वेशन को दोस्तों फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरीके से एससी और एसटी का रिजर्वेशन अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ गया, या फिर हम कहते हैं कि 2020 में भी बढ़ा था 3 साल पहले। तो कहने का मतलब क्या है, 2020 में बढ़ा था और ये 2030 तक रहेगा। कौन सा रिजर्वेशन? एससी और एसटी को रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभाओं में। यही बात समझाई जा रही थी, यही बातें समझाई जा रही थी। इसके साथ साथ इस 104वें संविधान संशोधन में क्या हुआ बड़ा, जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन चला आ रहा था पिछले 70 वर्षों से, इसको हटा दिया गया। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या था कि जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था बेटा जी, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में राजनीतिक आरक्षण की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एससी एसटी और एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया गया था। या फिर हम आपसे बात करें कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 330 में कहा गया था कि लोकसभा के अंदर एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 331 में यही कहा गया था कि 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। और 332 में यही कहा गया था कि विधानसभाओं के अंदर भी एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाएगा। और अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया था कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन लोकसभा में करते हैं, वैसे ही विधानसभा में भी राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जा सकता है। ये बातें कही गई थी। कुल मिलाकर के आपको बता दें, राजनीतिक आरक्षण एससी एसटी और एंग्लो इंडियन को दिया गया। आगे की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 334 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 334 में दोस्तों यही कहा गया था कि अनुच्छेद 334 में क्या कहा गया था कि 333, 32, 31 और 30 ये जो रिजर्वेशन है ये कितने वर्षों के लिए रहेंगे? 10 वर्षों के लिए रहेंगे। ये बातें आर्टिकल 334 दिखाता है, या फिर आप जाकर के उसमें समझ सकते हैं कि समझ सकते हैं, उसमें बातें लिखी गई हैं। अब क्या हुआ, 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार ने 10 10 10 10 10 10 वर्ष बढ़ाते 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 2020 तक ले आई।
कहां तक लिए बच्चे? 2020 तक ले आई। 10 10 10 10 वर्ष बढ़ाते बढ़ाते इन चीजों को कहां तक ले आई? 2020 तक ले आई। कौन है जो कह रहा है ऑप्शनल? बेटे ऑप्शनल की क्लास नहीं है ये। कौन ऑप्शनल वाला आ गया यहाँ पर? जाओ। इसके आगे ही रहेगा बच्चा, रुक जाओ। ऑप्शनल में कहाँ करवा दिया है? करवाया है क्या रवि? अभी करवाया जो अभी चालू हुआ है पिछले 3 4 महीने में? हाँ। ये वाला केवल करवाया हुआ राजनीतिक आरक्षण। एजुकेशनल वाला, सर्विसेज वाला, इनको नहीं बताया गया होगा उसमें। तो जरा ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हो? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो 2030 तक आ गया। 2030 में क्या था कि SC ST का रिजर्वेशन बना रहेगा, इतनी बात जरा सुन लीजिए। और एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, ये केवल लाइन हो गई। अब इसके आगे, अब बताइए करवाया गया कि नहीं। अब यहीं से एक धारणा आती है सामाजिक न्याय। किसकी अवधारणा आती है? हाँ, रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों किया गया संविधान में? सामाजिक न्याय के लिए। किसके लिए किया गया है? सामाजिक न्याय के लिए, या समाज में समानता के लिए। किसके लिए बच्चा? समाज में समानता के लिए। सामाजिक न्याय या समाज के अंदर समानता को लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सर सुनो तो जरा, ये टॉपिक हो गया है। ये है बच्चा, केवल राजनीतिक वाला करवाया था ना? हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ हाँ। अब जरा देखिए, सामाजिक न्याय, यहां से शुरू करते हैं कि यहां से शुरू करते हैं? यहां से शुरू करते हैं। अब जरा देखिए, सामाजिक न्याय कि सामाजिक न्याय, इस सामाजिक न्याय कि भारत के संविधान की अगर बात करते हैं, कि भारत के संविधान की बात करते हैं, तो भारत के संविधान की दोस्तों अगर आप बात करेंगे, तो बच्चा आपको बता दिया जाए कि भारत के संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि उसी के साथ साथ दोस्तों और क्या हुआ था, कि जब संविधान सभा ने काम करना शुरू किया, कि संविधान सभा ने काम करना शुरू किया था, तो आपको बता दें कि संविधान सभा ने बच्चा जब कार्य करना शुरू किया, तो एक तरीके से यह महसूस किया कि समाज में ऊंच नीच ज्यादा है। समाज के अंदर जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर बहुत सारी विषमता विद्यमान है, बहुत सारा भेदभाव विद्यमान है समाज के अंदर। तब बच्चा हुआ क्या? तब बच्चा क्या होता है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाता है
कि समाज में समानता बनी रहे, कि समाज में समानता बनी रहे, कि समाज में समानता बनी रहे। समाज में समानता की स्थापना के लिए, समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बच्चा क्या किया जाता है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 में, कहा बच्चे, हाँ, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंदर, के अनुच्छेद 15 के अंदर इस चीज का वर्णन किया जाता है कि समाज में सार्वजनिक स्थलों पर, कहां पर, हाँ, सार्वजनिक स्थलों पर, या फिर सीधा सीधा कहते समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर पढ़ा दिया है तो इसमें क्या पढ़ाया है, पढ़ा दिया है, ठीक है। समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, और जन्म स्थान, क्या बच्चे, कि जन्म स्थान, कि जन्म स्थान। ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, अगर ऑप्शन में हो गया है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन वाले बच्चे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं, अब इसमें भी तो है, क्या करा जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंदर इस बात का वर्णन किया गया कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखिए, इतने मतलब कि महान व्यक्ति, लेकिन फिर वही बात, जाति निम्न होने के कारण समाज के अंदर उनको कई प्रकार से उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, कि कई प्रकार से उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, समाज में आप देख सकते हैं, चाहे आज सार्वजनिक स्थल क्या है, पार्क है, आप देखिए गांधी जी को ट्रेन से उठा के मतलब बाहर अलग कर दिया गया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वैसे हो। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, समाज के अंदर आपको बता दें, सार्वजनिक स्थल जो भी रहेंगे, कि जो भी सार्वजनिक स्थल रहेगा, जो भी, जैसे पार्क हो गया आपका, परिवहन हो गया कि पार्क हो गए, परिवहन हो गए, जलाशय हो गए कि जलाशय हो गए, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, दुकानें हो गई, ढाबे हो गए कि दुकानें हो, मतलब एक तरीके से कह दें सरकार के द्वारा संचालित, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा जो संचालित रहती हैं, कि सरकार के द्वारा जो भी संचालित हैं या फिर मान्यता प्राप्त है। स्कूल भी तो मान्यता प्राप्त होते हैं, सरकार नहीं चलाती लेकिन मान्यता तो दे ही देती है। प्राइवेट स्कूल नहीं होते, प्राइवेट कॉलेज नहीं होते क्या, बिल्कुल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दुकानें भी, अब सरकार तो नहीं मान्यता देती है, लेकिन कहने मतलब क्या है, अब किसी कोई दुकान में जाता है कटिंग करवाने के लिए, और कटिंग करने वाला मास्टर क्या कह दे, तू इस जाति का है, तेरी कटिंग नहीं करूंगा मैं, भेदभाव है ये, क्या है बच्चा, ये भेदभाव है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो कहने का मतलब क्या है, भारतीय संविधान सभा, दोस्तों जिसने सुन लिया है आराम कर ले, या कोई मूवी लगा लो, है ना, जिसने नहीं किया उसको पढ़ने दीजिए, यही एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, अब मैं डायरेक्ट दूसरे गियर पर चलाऊंगा ना तो गाड़ी ना गायब हो जाएगा दिमाग से भाई। अब एक बात बताइए, हाँ, तो कहने का मतलब क्या था, इतिहास के अंदर देखा गया कि समाज के अंदर बहुत सारा भेदभाव, बहुत सारी विषमता, जाति के नाम से गोरा व्यक्ति, काला व्यक्ति, शिक्षित, अशिक्षित, पढ़ा लिखा व्यक्ति, नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर बहुत सारा भेदभाव समाज के अंदर पाया जाता था, कि समाज के अंदर बहुत सारा भेदभाव किया जाता रहा है। तो उन चीजों को संविधान सभा ने महसूस किया कि भारत के अंदर अगर समानता को लाना है तो सबसे पहले जो समाज में विषमता विद्यमान है, समाज में जो भेदभाव विद्यमान है, उनको पहले रोकने की आवश्यकता है, उनके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो उनके लिए सबसे पहले संविधान में किए जाने की आवश्यकता है। भाई भेदभाव ना रहे,
बोलने से क्या होगा, नहीं होगा, कानून होना चाहिए उसके लिए। तो सामाजिक न्याय के लिए, सरकारी सेवाओं में समानता के लिए, या फिर हम बात करें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात करी गई भारत के संविधान के अंदर, कि समानता की बात करी गई। और समाज में समानता को स्थापित करने के लिए आपके आर्टिकल 15 में बताया गया कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर, अच्छा कितने नाम पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता, बताइए। हाँ, ऊंचा सुनते हो, मैंने ये कहा बेटे कितने प्रकार से। ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ। है ना, पीटी में आ जाएगा तो जीवन में दुख आ जाएगा। 7 प्रकार, समाज में 5 प्रकार, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए क्लास को। तो कहने का मतलब क्या था, महसूस किया गया कि जो समाज में भेदभाव है, जो इस प्रकार की जो विषमताएं हैं, सबसे पहले उसके लिए कानून होना चाहिए। और कानून के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको भारत के संविधान में रखना पड़ेगा। तब क्या हुआ कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सरकारी किसी भी चीजों में भेदभाव ना किया जाए। इसलिए इन 5 क्षेत्रों में बेटा जी बताया गया कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारत के संविधान में लिख दिया गया कि धर्म, मूल वन, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे तो पॉलिटी में हमने आर्टिकल 15 भी चर्चा कर दी है, आगे सुनिए तो सही, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे जरा देखिए, एक तरफ भारत का संविधान क्या कहता है दोस्तों, कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या भारत का संविधान भेदभाव करता है, इसका उत्तर है हाँ, तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव के आधार क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में भेदभाव के आधार क्या हैं, कि भेदभाव के आधार हैं क्या, कि भेदभाव के आधार क्या हैं। भारत के संविधान में तार्किक भेदभाव विद्यमान है। कौन सा भेदभाव, तार्किक भेदभाव विद्यमान है। और जो तार्किक भेदभाव है वो क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 15(3), सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए। जहां एक तरफ आर्टिकल 15 में ये बातें कही गई हैं कि धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहीं तार्किक भेदभाव भी विद्यमान है। एक तरफ कहा गया है किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा समाज में, लेकिन एक तरफ तार्किक भेदभाव विद्यमान है। भेदभाव का आधार क्या है, आर्टिकल 15(3), 15(3) क्या कहता है, बताओगे, नहीं, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए, आ गई लाइन ना आगे, है ना, तो ध्यान से सुनिए वरना शीतकाल का प्रकोप ले जाएगा 2-4 दिन। कहने का मतलब क्या है, महिलाएं और बच्चों के उत्थान के लिए, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए राज्य अलग से व्यवस्था कर सकता है। ये तार्किक भेदभाव है। जो नवजात बच्चा वो नहीं चल पा रहा, नहीं बोल पा रहा है, अब उसको कहते जा तुझे संविधान के अधिकार मिले तो जी ले जा, तो जी लेगा, उसको पता ही नहीं है, अभी तो जीवन शुरू भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, भारत का संविधान जहां एक तरफ क्या कहता है, समाज में या सार्वजनिक स्थलों पर इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वहीं तार्किक आधार पर भेदभाव की भी बात करता है भारत का संविधान। तार्किक आधार पर जो भेदभाव की बात करता है वो है आर्टिकल 15(3). 15(3) में क्या है, महिला एवं बच्चों के विकास के लिए अलग से राज्य अलग से कानून बना सकता है। महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए राज्य अलग से व्यवस्थाएं कर सकता है, विशेष परिस्थिति में अलग से छूट दे सकता है। 18 वर्ष से नीचे बच्चा रहता है, कोई अपराध कर देता है, देखिए उसको सजा मिलती है तो बाल संरक्षण सुधार अधिनियम के तहत उसको दिया जाता है। अब देखिए महिलाओं को अलग से, गवर्नमेंट सेक्टर में आपने देखा होगा जो मतलब
गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं रहती हैं उनको वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है, ये अलग से व्यवस्था कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तार्किक भेदभाव है। कौन सा भेदभाव है? तार्किक भेदभाव है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 15(4) में क्या है? जो समाज के अंदर मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, एससी और एसटी के जो मानव हैं, उनको बेटा जी स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात भारत का संविधान करता है। कहने मतलब क्या है? जो मुख्य रूप से पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से छूट गए हैं, जो गरीब रह गए हैं, जो वंचित रह गए हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है। आपको इंटरनल सिक्योरिटी में ही बताया था कुछ समय पहले कि जो वंचित वर्गों का उत्थान हुआ कैसे था, विकास और उग्रवाद के अंदर आपको बताया था, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो अब कहने मतलब क्या है? अगर नक्सलियों के लिए या गरीब मानव के लिए या जो पिछड़े हुए जो मानव हैं, अगर उनके विकास के लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर के आती है तो क्या ये गलत करती है? मिड डे मील योजना 1995 में लाई गई, तो गरीब बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए, तो ये क्या गलत कर दिया गया? नहीं। कहने का मतलब क्या है? तार्किक आधार पर भेदभाव 15(3) और 15(4) के तहत किया जा सकता है। 15(5) भी है, उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की बातें कर देता है। तो इसी के साथ साथ सामाजिक न्याय की अगर आप बात करते हैं तो सरकारी सेवाओं में भी समानता की बात करी गई है। किसमें बच्चा? कि सरकारी सेवाओं में भी समानता की बात करी गई है। और मित्रों आपको बता दें, मुझे बिल्कुल ठीक है, हमारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, हम टाइम पर खाना नहीं खाते हैं इसलिए। कहने का मतलब क्या है? जब पॉलिटी पढ़ाया होगा तो उस समय हमने कहा होगा आर्टिकल 15 और 16 में जस्टिस में पढ़ाऊंगा, याद करो। और ना हो तो पॉलिटी कक्षा खोल के देखना, वहां पर यही बातें फिर से रिपीट होंगी कि जो मैं अभी बता रहा हूँ रिजर्वेशन, ये पूरी तरह से जस्टिस आएगा तब बताऊंगा। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो पॉलिटी वाली क्लास देखो बेटा, उसमें साफ साफ बताया गया है। सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन, की सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन या सरकारी सेवाओं में समानता की बात करते हैं। भारत के संविधान में क्या कहा गया है? भारत के संविधान में दोस्तों इसी बात का वर्णन किया गया है कि जो सरकारी सेवाएं होंगी, नौकरियां होंगी, कि जो सरकारी सेवाओं में राज्य के द्वारा, किसके द्वारा बच्चे? राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, राज्य के द्वारा नियुक्ति, क्या बच्चे? नियुक्ति और रोजगार में, किसमें बच्चा? हाँ, नियुक्ति और रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। किसकी? अवसर की समानता उपलब्ध करवाई जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, कि ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब दोस्तों यही है कि सरकारी सेवाओं के अंदर क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां ली जाएंगी, जितने भी रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, उनमें सभी नागरिकों को अवसर की समानता उपलब्ध कराई जाएगी। अवसर की समानता का मतलब क्या है? किसी भी नागरिक से, किसी भी नागरिक से, कि किसी भी नागरिक से धम जलज वनी, किसी भी नागरिक से बेटा जी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी सेवाओं में क्या कहा गया है? सरकारी सेवाओं में क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा जो भी नियुक्तियां करवाई जाएंगी, ये राज्य जो भी रोजगार देगा, इसमें भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है? आप और आप किस जाति के हैं, सरकारी सेवाओं में बैठने के लिए या फॉर्म भरने के लिए आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस जेंडर के हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस निवास स्थल के हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, यही बातें इसमें कही गई हैं
यही बातें कही गई हैं। धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश और निवास स्थल। आप कहां पर निवास करते हैं भारत में, किसी भी क्षेत्र में, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को अवसर की समानता दी जाएगी सरकारी सेवाओं के अंदर। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये लाइन समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक बात और बताते हैं। इसी के साथ साथ बच्चा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सरकारी सेवाओं में किसी भी ये बताया गया सारा, इसके आगे बताया गया था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों और क्या कहा गया है, कि और क्या कहा गया है, कि और क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान में और क्या कहा गया है, भारत के संविधान में और क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। भेदभाव तो नहीं किया जाएगा, परंतु स्थानीय सेवाओं में, कहां पर बच्चे, स्थानीय सेवाओं में लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, कि लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, कि दी जा सकती है, कि लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ध्यान से सुनते रहिएगा, कि ध्यान से सुनते रहिएगा। कहने का मतलब क्या है, स्थानीय सेवाओं में लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन स्थानीय सेवाओं के अंदर जिनको प्राथमिकता दी जाएगी उसका निर्धारण संसद करेगी। कौन करेगा? हाँ, संसद के द्वारा विधि बनाकर, कि संसद के द्वारा विधि का निर्माण करके, कि विधि का निर्माण करके, कि विधि का निर्माण करके स्थानीय लोगों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। राज्य की सरकारों को ये शक्ति भारत का संविधान प्रदान नहीं करता है, कि भारत का संविधान प्रदान नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिए। सरकारी सेवाओं में समानता, सरकारी सेवाओं में समानता भारत में सामाजिक न्याय को उपलब्ध कराने के लिए, भारत में समानता को लाने के लिए आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16 में यही कहा गया है कि राज्य के द्वारा जो भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो भी नियुक्तियां दी जाएंगी, जो भी ज्वाइनिंग ली जाएगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको अवसर की समानता दी जाएगी। ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। इसके साथ साथ और क्या कहा गया है, इसके साथ साथ दोस्तों यही कहा गया है कि अवसर की समानता होगी, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जो स्थानीय लोग होंगे स्थानीय सेवाओं में, स्थानीय सेवाओं में, स्थानीय सेवाओं में उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। किनको? जो पिछड़े हुए हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में पिछड़े हुए हैं, उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन उनको प्राथमिकता देने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, राज्य के पास ये शक्ति नहीं है। मतलब क्या है, स्थानीय लोगों को सरकारी सेवा में प्राथमिकता देने के लिए, उनको प्राथमिकता उपलब्ध करवाने के लिए, या फिर एक लाइन में बता दें, जो स्थानीय लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात किसके पक्ष में कही गई है? संसद कानून बना सकता है स्थानीय लोगों को सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन देने के लिए। राज्य की सरकारों को विधि बनाने का अधिकार नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर तो होगा, लेकिन
आर्टिकल 16 के तहत स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास रहेगा, कि संसद के पास रहेगा। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के आप यही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति होगा उसके लिए संसद कानून बना सकती है, उसके लिए राज्य कानून नहीं बना सकता है, कि राज्य कानून नहीं बना सकता है। इसी को एक लाइन में आपको हम बेहतर तरीके से उपलब्ध करवा दें, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में हम इसको सीधा करके समझा दें तो सरकारी सेवाओं में जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, कौन बच्चे? जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? उनको क्या दिया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है। अगर ये वाली लाइन जो पैरेट कलर से लिखा गया अगर नहीं समझ में आई है तो आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 यही कहता है कि सरकारी सेवाओं में सबको अवसर दिया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकारी सेवाओं के अंदर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण दिया जा सकता है। और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण देने की विधि कौन बना सकता है? संसद बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा। ये सीधा सीधा बातें बेटा जी आर्टिकल 16 में मिल जाएंगी, कि आर्टिकल 16 में मिल जाएंगी। ये बातें यहां तक समझ में आई? हाँ, नहीं, राज्य की सरकारें राज्य के अंदर तो दे सकती हैं, पूरा केंद्र के स्तर पर जो देने का कानून है। देखिए भारत के संविधान में आप देखेंगे जैसे जैसी शक्तियां केंद्र के पास हैं वैसी वैसी शक्तियां किसके पास हैं? राज्य के पास है। लेकिन उसके लिए मित्र अलग से कोई कानून थोड़ी बनाएगा, उसके लिए केवल ऐसा मान लिया जाता है। देखो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति है तो राज्य में क्या है? राज्यपाल है। उससे बेहतर उदाहरण आपको समझाएं, 91वां अमेंडमेंट की अगर बात करें, मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित करने की बात करें तो संसद ने डिफाइन किया है ना, है ना? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% किसको लेकर के? प्रधानमंत्री को लेकर के। ये तो केंद्र के अंदर है। अब केंद्र ने डिसाइड कर दिया तो राज्य का अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा, राज्य का अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा। तो अगर ये पिछड़े वर्गों के लिए ये कानून बना देगी उसके बाद उसी आधार को रख करके ये कानून का निर्माण आगे तक कर सकती। प्राथमिकता किसके पास है? केंद्र के पास है। कि प्राथमिकता किसके पास है? संघ के पास है, कि संघ के पास है। कुल मिला करके आपको एक लाइन ये समझ में आ जाए कि सरकारी सेवाओं में जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो उनको रिजर्वेशन देने की विधि बनाने का अधिकार किसके पास दिया गया है? संसद के पास दिया गया है, कि संसद के पास दिया गया। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर देखो ये पिछड़े कौन है? पिछड़ा कौन है बच्चा यहां पर? पिछड़ा कौन है? पिछड़ा वर्ग कौन है बेटा? मैंने ये नहीं कहा कस्टमर कौन है, तुमने कहा उपभोक्ता। मैं कह रहा हूं कस्टमर है कौन? पिछड़ा वर्ग कौन है यहां पर? तो वही तो कह रहा हूं, कौन वंचित रह गया? चुपचाप पढ़ लो। पिछड़ा वर्ग है कौन? कि पिछड़ा वर्ग है कौन? कौन है पिछड़ा वर्ग? एक बात ध्यान आ रही है, कहो तो बता दें। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बातें हैं, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा सुन के। सिलेबस जस्टिस का भले कल लिखवाएंगे, अच्छा लगेगा सुन के, सुन लीजिए। तो आपको बता दें, मैंने एग्जाम वगैरह दिया और अंततः नहीं हुआ। तो थोड़ा सा जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने, मतलब बहुत बुरा, बहुत बुरे से भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था।
कि नहीं हुआ। तो क्या था, उसी समय में गांव चला गया था 2-4 दिन के लिए, कि घर वालों को लग रहा था ये कुछ बहक ना जाए, तो गांव चला गया था। चला नहीं गया तो भेज दिया गया था। जाने में और भेजने में बड़ा फर्क रहता है। तो दोस्तों आपको बताएं कि जब गांव चला गया तो उसके बाद से हुआ क्या, कि वहीं एक पड़ोस में, एक पड़ोस में तो सब चाचा ताऊ बनी जाते हैं, हाँ, बन जाते हैं। तो वही 10:30 पौने 11 बजे का समय होगा, और उसके बाद से क्या नाम था कि मैं भी था घर में ना, पकौड़ियाँ बन रही थी, आलू की, प्याज की, और ये कटहल वगैरह की, टमाटर की पकौड़ियाँ बन रही थी। हाँ, होती है भाई, कहीं कहीं होती होगी, कहीं कहीं चोखा बाटी नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं होता होगा। हाँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप समझिए मित्रों, मैं समझा क्या रहा हूँ, ये कहाँ क्या होता है उसको छोड़िए, ये विचार नहीं। तो बच्चा जब मेरा नहीं हुआ तो मैं गया, तो उसमें 10, 10:30 बजे का टाइम होगा। उसमें दादी हमारी जीवित थी, तो दादा दादी और भी कई मानव थे घर के, सब बैठे हुए थे। नींद खुल गई, बड़े खा रहे थे, खा नहीं रहे थे, बनवा रहे थे। तो उसी समय सबको दिया गया। तो उस समय क्या था कि जो घर में जो बड़ा बूढ़ा रहता है, वो टोकरी प्लेट में लेता, सबको एक एक दो दो दे देता है। वो बुरा नहीं लगा। बुरा पता है कब लगा, छोटे वाले चाचा थे, उन्होंने, गांव एक और भाई था, भैया का ही लड़का था क्या था, सही से ध्यान नहीं है, तो उनको कहा कि जा डीएम को बुला ला, डीएम को बुला ला। हाँ, वो गया, मेरे से 1 आध साल छोटा है, 6 महीने छोटा बड़ा ऐसी कुछ होगा, उसको बुला लाए। वो पकौड़ियाँ ठंडी हो गई। हमने सोचा यार, यहाँ 4 साल से केवल इंटरव्यू तक पहुंचे, उसके बाद भी डीएम कोई और बनेगा, और गांव का नहीं, पड़ोस का नहीं, सगा संबंधी बनेगा। टॉर्चर नहीं होता, शोषण हो जाता है, 24 घंटे टॉर्चर का सहारा लेना पड़ता है घर वालों को। और पकौड़ियाँ 3-4 थी, 3-4 ही रखी रह गई। और खा के चला गया। भूख बड़ी तेज से लगी थी, पूरा दिन निकल गया। तो चाचा ने कहा कि क्या हुआ लल्ला, हमने कहा कुछ नहीं, इतनी मेहनत करी लेकिन यहाँ हुआ नहीं। मैंने कहा चाचा ये डीएम कौन है, कहा रहे उनका फूल सिंह चाचा का लड़का है। मैंने कहा डीएम बना कब, कहा नहीं नहीं नहीं, उसको बोलचाल में डीएम कहते हैं। समझे, उसको बोलचाल में क्या बोल देते हैं, जैसे आपको लल्लू, हम किसी को लल्लू, पप्पू, पंजू, छोटू, छिटकी कहते हैं ना, उसको बोलचाल में क्या बोल देते हैं, डीएम। उनके पापा कांस्टेबल थे, तो डीएम के पास किसी लगे होंगे, तो उनका जब जन्म हुआ उस लड़के का, तो उसके पापा ने उस लड़के का नाम क्या रख दिया, डीएम रख दिया। तब रात को 9, 9:15 बजे की बात है, फिर हचक के खाना खाया। तो मतलब पूरे दिन शोषण हो गया। उससे भी खतरनाक आपको बता दें, एक हमारे पिताजी जो है हमारे, उनकी जो बुआ है, उनके लड़के का नाम डॉक्टर है। हाँ, तो कहने मतलब क्या नाम रहता है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे ही मैंने कहा पिछड़ा वर्ग क्या है, तो कह रहा है कि ओबीसी। मैंने कहा ओबीसी क्या है, तो कह रहा पिछड़ा। समझ में आ रहा है। अब इसको समझिए कि पिछड़ा वर्ग क्या है। तो अब अच्छा, पिछड़ा वर्ग है क्या, कि पिछड़ा वर्ग क्या है, कि पिछड़ा वर्ग क्या है, कि पिछड़ा वर्ग कौन है। तो ध्यान से सुनिएगा, पिछड़े वर्ग के लिए, कि पिछड़े वर्ग के लिए ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे, कि भारत के संविधान की बात करेंगे, और आपको बताएं वो दिन है और आज का दिन है, लगभग 10 साल हो रहा है मेरे पढ़ाए हुए, मतलब मेरे क्या, मैनेजमेंट के अंडर में हूं सब, कम से कम, कई नहीं, कम से कम 20-22 ऐसे बच्चे जैसे आप और मैं, 20-22 बच्चे ऐसे हैं, बने हुए हैं फाइनल रिजल्ट के साथ। बताएंगे, संविधान, संविधान के अंदर बच्चे क्या कहा गया है, कि संविधान की अगर बात करें, तो संविधान में क्या कहा गया, संविधान में बच्चा क्या कहा गया, कि राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़े वर्ग
आयोग का गठन किया जा सकता है। आयोग का गठन किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत के संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा आयोग? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा सकता है। और दोस्तों, ये बातें भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 में लिखी हुई है। कहाँ लिखी बच्चे? अनुच्छेद 340 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 340 की अगर आप बात करेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 340 की अगर आप बात करेंगे तो भारत के संविधान में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। यह हमारे संविधान में कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 340 में लिखा है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? अनुच्छेद 340 में लिखा है कि राष्ट्रपति एक ओबीसी आयोग का गठन कर सकता है। ये बातें क्लियर हो गई? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा 1978 में, ये जीएस में पढ़ाए हुए, वेरी गुड, यही धारणा रखिएगा पुत्र। 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, उसका नाम था बीपी मंडल आयोग। क्या बच्चे? बीपी मंडल आयोग की बीपी मंडल आयोग। और इस मंडल आयोग को एक काम दिया गया, हे मंडल आयोग तू मुझे ये बता कि भारत के अंदर कौन सी पिछड़ी जातियां हैं और कौन सी अगड़ी जाति। किससे कहा गया? मंडल आयोग से कहा गया, कि मंडल आयोग से कहा गया। अब बच्चा ध्यान से सुनिएगा, मंडल आयोग से पूछा गया था और मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया था। इसी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। कब दी बच्चे? 1980 में दी। किसने? मंडल आयोग ने। और मंडल आयोग ने क्या बताया बच्चा? कि पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग में है। पिछड़ी जातियां जो हैं ये पिछड़े वर्ग में है, ये पिछड़े वर्ग में है। और इसके साथ साथ जो अगड़ी जातियां हैं, अगड़ी जातियां हैं वो अगड़े वर्ग में। किसमें बच्चे? अगड़े वर्ग में है, कि अगड़े वर्ग में है। ये बातें किसने कही दोस्तों? मंडल आयोग ने कही। कब कही बच्चा? 1980 में कही, कि 1980 में कही। आपको हमने राजीव गांधी वाला सेक्शन पढ़ाया हुआ है आईआर में। 1991 में उनकी मृत्यु हो जाएगी चुनाव प्रचार के दौरान। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बच्चा क्या होता है कि मंडल आयोग ने 1980 में यही कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो पिछड़े वर्ग में हैं और जो अगड़ी जातियां हैं वो अगड़े वर्ग में हैं। और पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम क्या था बच्चे? बीपी मंडल आयोग। अब मंडल आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी और इसके अंदर जो बताया था कि पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग में हैं, अगड़ी जातियां जो अगड़े वर्ग में हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर बताया था। अब इसके 10 वर्षों के पश्चात 1990 में, कब बच्चों? 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। किसको दे दिया बच्चे? ओबीसी को दे दिया, कि ओबीसी को दे दिया, कि ओबीसी को दे दिया। कहने का मतलब क्या है कि 1990 में पिछड़े वर्गों को 27% रिजर्वेशन भारत सरकार के द्वारा दे दिया जाता है, कि भारत सरकार के द्वारा 27% रिजर्वेशन दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसकी कहानी कहां से शुरू हुई है, कि कहानी कहां से शुरू हुई है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दिया गया कि भारत के संविधान में आर्टिकल 16 में हमें पूरी तरह से और सही से याद है कि जब पॉलिटी की कक्षा में हमने फंडामेंटल राइट समझाया था तो वहां हमने आर्टिकल 15 और 16 समझा तो दिए थे मौखिक रूप में, लेकिन हमने क्या कहा था, जब रिजर्वेशन आएगा तो 15 और 16 की विस्तार से व्याख्या हो जाएगी।
और जब लोकसभा समझाया था तो हमने थोड़ा बहुत आर्टिकल 100 संविधान संशोधन 104वां जरूर बताया था, वो राजनीतिक आरक्षण के बारे में बताया था। और उस समय भी हमने यही कहा था जब समय आएगा तब हम समझा देंगे। आज वो समय आ गया है, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या था, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 16 की बात करें या 16 की हम नहीं बात करें, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 15 में है समाज में समानता को लाया जाएगा, ये कहा गया। और आर्टिकल 16 में क्या कहा गया था कि सरकारी सेवाओं में भी समानता बनी रहेगी। सरकारी सेवाओं में भी समानता बनी रहेगी, लेकिन स्थानीय लोगों को प्राथमिकता प्रदान करने का अधिकार संसद के पास होगा। संसद डिफाइन करेगी, संसद पहले विधि बनाएगी। अब केंद्रीय स्तर पर अगर विधि बनाना है तो राज्य थोड़ी बना देगा। केंद्रीय स्तर पर अगर स्थानीय लोगों को, केंद्रीय स्तर पर अगर कोई पिछड़ा वर्ग है उसको रिजर्वेशन देना है तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार भारत का संविधान संसद को देता है, राज्य की विधानसभाओं को नहीं देता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ साथ भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग कहां बताया गया है, 338 बी में बताया गया। मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरूर, मैं आपको फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 338 में है एससी आयोग, ये भी हमने घटना चक्र में निशान लगवाया है, अगर हो तो घर पे जाके खोल लेना, हमने कहा था टाइम आएगा तो समझाएंगे। निशान लगा लो। 338 में है एससी आयोग है, 338 ए में एसटी आयोग है और 338 बी में ओबीसी आयोग है। पुत्र ध्यान से सुनिएगा, चीजें महसूस होती हैं लेकिन ऐसी होती नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 340 क्या कह रहा है, आर्टिकल 340 ये कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग का गठन करने की शक्ति किसके पास है। 340 में ये नहीं कि पिछड़ा वर्ग आयोग है, कौन सा आर्टिकल, 340। दोनों में अंतर है बेटा, ये दोनों में अंतर है। संविधान में क्या कहा है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा, तो राष्ट्रपति जो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा वो कहां लिखा है, 340 में लिखा है। राष्ट्रपति ने 1978 में एक पिछड़ा वर्ग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसका नाम था बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग, ये जो मंडल आयोग था ये पिछड़ा वर्ग आयोग है। इससे पूछा गया 1978 में, हे मंडल आयोग तो हमें ये बता दे कि हमारे भारत में कौन सी जातियां पिछड़ी जातियां हैं, भारत में कौन सा वर्ग पिछड़ा वर्ग है, ये तो हमें बता दे। तो 1978 में जब पिछड़े वर्ग का गठन किया गया था तब बेटा जी इससे पूछा गया, तो इसने अपनी 2 वर्षों की बाद रिपोर्ट दी, और 2 वर्षों के बाद जब रिपोर्ट दी मंडल आयोग ने, तो मंडल आयोग ने यही बातें कही कि समाज के अंदर, मतलब देश के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं वो पिछड़े वर्ग में हैं और जो अगड़ी जातियां हैं वो अगड़े वर्ग में हैं। ये बातें बेटा जी 80 में मंडल आयोग ने कह दिया था। अब आगे बताएं आपको क्या होता है। इसके 10 वर्षों के पश्चात सरकार, चुनाव भी आने वाले थे, सरकार ने क्या किया, सरकार ने बच्चा क्या किया, सरकार ने पिछड़े वर्गों को मतलब ओबीसी को कितने परसेंट रिजर्वेशन दे दिया, 27% रिजर्वेशन दे दिया, कि 27% रिजर्वेशन दे दिया। अब जब 27% रिजर्वेशन सरकार ने किसको दे दिया, हाँ अब देखिए यहां पर ओबीसी में कोई कैटेगरी नहीं बताई गई है, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। केवल ओबीसी के नाम से कितने परसेंट रिजर्वेशन किसने दे दिया, सरकार ने, कब दे दिया, 1990 में दे दिया। और जब 1990 में 27% रिजर्वेशन दे दिया, आपको पता है 100 सीटों में से सीधा सीधा 27 सीटें ओबीसी के नाम चली गई। तो बच्चा क्या हुआ, ओबीसी को जो ये रिजर्वेशन दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, इस रिजर्वेशन को लेकर के बहुत आंदोलन होने लगा था, धरना प्रदर्शन होने लगा था देश के अंदर अलग अलग भागों में। यही दिल्ली के अंदर अगर आपसे बात करें, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, इनके अंदर छात्र कई ने तो अपने ऊपर डीजल या पेट्रोल डाल के आग तक लगा ली थी, जो सामान्य कैटेगरी का मानव था।
तो 90 में जब सरकार के द्वारा ओबीसी को इतना बड़ा रिजर्वेशन दिया गया, तो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया गया कि सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना कर दिया है। सरकार ने किसके लिए कर दिया है? वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना कर दिया, 27% रिजर्वेशन दे दिया है। जब 27% रिजर्वेशन दे दिया है तो ओबीसी को दिया गया, तो इसके लिए बच्चा आंदोलन शुरू हो गए। और जब पुत्र आंदोलन शुरू हो गए, देश में जब आंदोलन शुरू हो गए, किसको लेकर के बच्चा? मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो 27% आरक्षण दिया गया था, किसको दोस्तों? पिछड़े वर्ग को। इन बातों को लेकर के बच्चा धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो गया, कि धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो गया। और जब धरना प्रदर्शन आंदोलन दोस्तों शुरू हो गया, कि जब धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो गया बच्चा, तब क्या होता है? फिर वही बातें हैं कि यह मुद्दा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और ध्यान से सुनिएगा, 1992 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंडलवाद की रिपोर्ट को चुनौती दी जाती है। यह 1992 में, आपको बता दें कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है, और उस याचिका का नाम पड़ता है इंदिरा साहनी वाद। क्या बच्चे? इंदिरा साहनी वाद। कक्षा में आए हो या पिकनिक मनाने बेटा? इंदिरा साहनी वाद के नाम से कहां पर याचिका लगाई जाती है? सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है, कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। अब इंदिरा साहनी वाद के रूप में जब 1992 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है, तो बेटा जी याचिका लगाने के पीछे मकसद यही था, किस मुद्दे को उठाना? आरक्षण के मुद्दे को उठाना। इसी को मंडलवाद आयोग भी कहा जाता है, इंदिरा साहनी वाद भी कहा जाता है। किताबों में अलग अलग नाम से कई जगह लिखा है, लेकिन दोनों का मतलब पुत्र एक ही है। तो कहने का मतलब क्या था? 1992 में सरकार को चुनौती दी जाती है, या 1992 में जो ओबीसी के द्वारा, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था 1990 में 27%, उसको लेकर के 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है कि न्यायपालिका थोड़ा विचार करे, क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो इसी का नाम इंदिरा साहनीवाद है, कि इंदिरा साहनीवाद है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह देती है कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला है वो सही। मतलब ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बच्चा क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंडल आयोग की जो रिपोर्ट रहती है, जिसमें 27% रिजर्वेशन आरक्षण जो था बच्चा ओबीसी को दिए जाने का बात किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी हरी झंडी दिखा देता है और कह देता है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को सही दिया गया है और ये ठीक है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने भी पक्ष ले लिया, या सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो रिजर्वेशन क्या है? सही। अब आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं है। अब आंदोलन करने का मतलब क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती दे रहे हो, है ना? तो कहने मतलब क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है वो सही है, कि 27% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो क्या है दोस्तों? सही है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको और बता दें, इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग का मतलब है क्या? पिछड़े वर्ग का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग का मतलब बताया, जो 3 मिनट बाकी है अभी, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक पिछड़ापन। क्या बच्चे? सामाजिक पिछड़ापन। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग को क्या कहा? समाज के अंदर जो वर्ग
सामाजिक रूप से पिछड़ा है वही है पिछड़ी जातियां या पिछड़े वर्ग में। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या कहा, ओबीसी को कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ओबीसी को, एबीसी मत करना, ओबीसी, आउटर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है ये तो ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट देखिए, कोलेजियम कौन लाया था। हाँ, कोलेजियम कौन लाया था, सुप्रीम कोर्ट लाई थी। तो कहने मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में या इंदिरा साहनीवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आई, उसी का नाम था क्रीमी लेयर। क्या बच्चा, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का दायरा निर्धारित कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा क्या कहा, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये होगा, ये तो बातें बिल्कुल सत्य हैं जो न्यायपालिका ने कह दिया, कि न्यायपालिका ने कह दिया कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा इंदिरा साहनीवाद के अंदर, ये तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो पिछड़ा वर्ग है उस कौन है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वही है पिछड़ा वर्ग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ओबीसी 27% है, रिजर्वेशन 27% दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ओबीसी में जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आ जाएगा उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, उसको क्या नहीं मिले बच्चे, रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रीमी लेयर की आप क्या बात करते हैं, कि क्रीमी लेयर की बात करते हैं, कि क्रीमी लेयर की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्रीमी लेयर होता क्या है, कहने मतलब क्या होता है, यह एक आर्थिक मानक होता है जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार इसका पालन करेंगी। क्या बच्चे, हाँ, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, एक आर्थिक मानक होता है, क्या होता है बच्चे, एक आर्थिक मानक होता है, एक आर्थिक मानक होता है, और इस आर्थिक मानक का निर्धारण सरकार, केंद्र सरकार करती है। कौन करता है बच्चा, केंद्र सरकार, हाँ केंद्र सरकार करती है। मालदीप और उसका किस्सा सुन रहे हो ना आप सभी, सब केंद्र सरकार, वही कह रहा हूं, अगली बार आ जाएंगी तो जीवन का सारा दुख भारत के इतिहास में जितना था सब खत्म कर देंगे, चिंता मत करिए। हाँ, हाँ वही कह रहा हूँ, लक्षद्वीप सुना होगा ना, भी जो चर्चाएं चल रही हैं, चलने दीजिए, मोदी जी जो बाइडेन से कम है क्या, उनसे ज्यादा बेहतर लीडर सिद्ध होंगे एक बार। और आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन जीतेगा। हाँ नहीं, किसी का वोट कहीं पर भी हो। हाँ, अरे यूपी की आबादी आप देख रहे हो ना, लगभग 30 करोड़ के आसपास है। यूपी की आबादी तय कर देती है प्रधानमंत्री कौन होगा, आपको बता। अरे अभी आप चलने दीजिए, जो चल रहा है गाड़ी को चलने दीजिए, अभी एक दो नहीं भी कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे भारत के इतिहास में, आपको बता दें। अभी तो आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, अभी तो पीओके को भी तो लेकर आना है। 371 के अंदर बच्चा बहुत सारे उपखंड हैं जिसके अंदर अलग अलग राज्य के राज्यपालों को विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी पीओके भी आएगा, चिंता मत करिए, आएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अभी आएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। कुछ बोलने की इच्छा है लेकिन यंत्र सामने है तो मंत्र काम नहीं करेंगे। अच्छा, अरे वाह, कितने बढ़िया बात कर रहे हैं। तो 10 सेकंड के लिए दोस्तों ध्यान से सुनिए। हाँ,
आएगा ही आएगा कि पीओके तो आएगा ही आएगा। अगली बार चीन भी घबराएगा, विश्वास मानिए आप इस चीज को। ये तवांग वगैरह जो क्षेत्र है ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, अगर चीन, माओत्सुंग 1949, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, 1949 में इसकी नींव डाली गई थी माओ के द्वारा। उनका उंगली है, जम्मू कश्मीर हमारी उंगली नहीं, हमारा सर है, हम जाने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे। अरे अभी आप देखते रहिए, अभी आप रुकिए, तैयारी करिए अगली बार पार्टी की, अगले न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी करिए। हाँ, आइए देखते हैं। मतलब हमको काहे बुलवा रहे हो यहाँ पर? ध्यान से सुनिए ना। हाँ बच्चा। हाँ, यार जीवन में इतना दुख है कि अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है 3 दिन से। सही बता रहे हैं। हाँ, स्वेटर वेटर है उसमें सब, चाबी नहीं मिल रही, पिछले 6-7 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ। तो चाबी है वो, ताला है बेटे। हाँ सही कह रहे हो। हेरा फेरी में वो है ना एक निग्रो, इधर क्रीमी लेयर। अब बच्चा जरा ध्यान से सुनिएगा, और आप ये देखिए कि देखिए लीडरशिप भी, देखिए हर देश में लीडर है, हर मानव लीडर है। आप भी किसी लीडर से कम थोड़ी हैं। लेकिन लीडर का मतलब क्या होता है? लीड करने वाला नहीं, बेहतर स्ट्रेटेजी में सोच सके। आप समझ रहे हो? कहने मतलब क्या होता है, ये सोशल मीडिया का जो जमाना है, आप ये बताएं, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, इतने दंगे होते हैं या फिर कोई पॉलिसी सिद्ध होती है, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति कहां प्रहार करता है? सोच पर, दृष्टिकोण, विचारधारा। आप ये देखिए, 22 जनवरी, दिन देखिए, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन से कुछ समय पहले, आप देख रहे हैं। हाँ, नंबर 3, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी योजनाएं। मतलब कि ऐसा क्राइटेरिया, आप अब सोशल मीडिया आप देखिए, 80 करोड़ लोगों को, हाँ, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 80 करोड़ लोगों पर दिन या हर मंथ जैसे है, इतने करोड़ राशन का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, रेडियो की बात। ऐसा नहीं कि काम कर रही है, काम नहीं करे, बात यह है गवर्नमेंट जो भी रहेगी, व्यक्ति उस गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में पॉलिसी पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिलहाल अब, लेकिन आप लोग को एक बात हमने ये भी बताई थी, याद करिए, जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तो उस समय हमने ये भी कहा था कि इस पार्टी को हराने का केवल एक तरीका है, याद करिए। वो क्या है कि हर एक सीट पर केवल एक ही मानव खड़ा हो। याद करिए, बातें हमने 4-5 महीने पहले कही थी, याद आ रहा है? कही थी नहीं कही थी? आज देखिए वही प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है उनकी 28 दलों की, और ये आज 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से कर रही होगी। पॉलिटी का बैच खत्म हुआ था लगभग 4 महीने पहले। आप याद करिए, जब लोकसभा पढ़ा रहा था उस समय हमने बात करी थी, और शायद वो पहली दूसरी क्लास थी, पहली दूसरी क्लास थी। हमने कहा था ना, अगर काउंटर करना है तो उसके लिए थोड़ा सा ये रहेगा। और वैसे भी है बच्चा, नहीं कर पाएंगे, इस चक्कर में है। कहने का मतलब क्या है, अगर एक तरफ सिंह पानी पी रहा है तो ये मान लेना चाहिए कि अब वहां पर कोई दूसरा भी आने की संभावना नहीं है। निर्णय आप देख रहे हैं, तुर्की की हालत खराब कर दी। अब कल वाला मुद्दा देख रहे हैं, हालत खराब कर दी। अमेरिका से पंगे लेना अभी तक किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी। 3 तलाक वाला समाप्त करना, आर्टिकल 370 समाप्त करना, किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी। है बच्चा? हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, बहुत ही, कोई भी रहता है, आप ही पढ़ रहे हैं, अगर स्ट्रेटेजी बना के सही से पढ़ेंगे तो कम समय में ज्यादा चीजें गेन हो जाएंगी। नहीं तो फिर वही पढ़ तो रही है, भारत पढ़ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 चलाया गया था 23 वर्ष पहले, है ना? अब देखिए, क्रीमी लेयर को कौन लेकर आया बच्चा? सुप्रीम कोर्ट लेकर के आई। अब ध्यान से सुनिए, क्रीमी लेयर क्या होता है, मित्रों ध्यान से सुनिएगा। क्रीमी लेयर क्या है बच्चा?
क्रीमी लेयर बच्चा एक ऐसा मानक रहता है जो केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा बेटा जी तय किया जाएगा। तो कि केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। वो तो शुक्र करिए युवराज ने जो 6 बॉलों पे 6 6 मारे थे, उसको ईवीएम नहीं दिखा रही थी, वरना कहते ईवीएम ने गलत दिखा दिया है। तो कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनेगा। क्रीमी लेयर का मतलब दोस्तों क्या रहता है, कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। और यही बता देते हैं, मोदी जिस पद से उतरेंगे ना, फिर बीजेपी में लंबे समय तक इस सत्ता में आनी भी नहीं है, ये याद रखिएगा। एक ऑप्शन योगी जी रहे, क्योंकि 30 करोड़ की आबादी का लीडरशिप कर रहे हैं, वो तो एक ठीक है, लेकिन उसके बाद ये मतलब अगले 10 साल अभी। क्यों? किसने कहा? मोदी जी ने कहा है। कोई बात नहीं बेटे, सिंह बूढ़ा हो जाए तो मांस खाना नहीं छोड़ देता, रोटी खाने लगता है। और कांग्रेस में जब आने वाला रहेगा, ये तो पार्टी सिस्टम में आप पढ़ सकते हैं, राजनीतिक दलों के अंदर राहुल गांधी नहीं, अगर कांग्रेस आए बलबूते पर आएगी तो प्रियंका गांधी के बलबूते पर आएगी, और अभी उनको 10 साल भी और राजनीति का अनुभव लेना पड़ेगा। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब होता है एक आर्थिक मानक, एक आर्थिक मानक। और एक आर्थिक मानक का मतलब क्या है, कि जो केंद्र सरकार तय करेगी। आप ध्यान से सुनिएगा, इसी मुद्दे को समझाने के लिए हमने 1 से 1.5 मिनट विषय से भटकाए नहीं थे, पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट पर बात करी। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, 1992 में जैसे 2.5 लाख रुपए किया गया, इसको आप छोड़िए, वर्तमान की बात करते हैं। आज क्रीमी लेयर 8 लाख है। क्या बच्चे? 8 लाख। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, ठीक है, उसके पापा की सालाना इनकम कितनी है? 8 लाख है। तो भले वो ओबीसी का है, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, भले उसकी कैटेगरी क्या है। लाइन समझ में आई? यही है क्रीमी लेयर। यही क्या है बच्चा? क्रीमी लेयर। और इसको अभी मोदी सरकार, मतलब वर्तमान सरकार, 8 से 12 लाख किए जाने पर विचार कर रही है। और हो सकता है अगर अभी नहीं हुआ तो आने वाली गवर्नमेंट 12 लाख कर देगी, कि 12 लाख कर देगी। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, क्रीमी लेयर एक आर्थिक मानक होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? आर्थिक मानक। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, एक मानक तय करना। और एक मानक तय करने का मतलब क्या है, कि जो मानक तय कर दिया जाएगा, अगर उतनी किसी के फादर की इनकम साल की है, कितनी की बच्चा? साल की अगर इनकम इतनी है, तो भले वो ओबीसी का होगा, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये बातें कुछ समझ में आ रही है? आइए इसके आगे हम चलने से पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि आप बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। ठीक है, लिख लो पहले। हेडिंग लिखिए। हाँ, जा 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 बेटे जा। लिखो इंट्रोडक्शन। और अगर लिखा भी हुआ है ना किसी ने, तो लिख लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अपडेट किया ही होगा हमने। जा बेटे तू जा, जी ले अपनी जिंदगी जा। आरक्षण, आरक्षण नहीं बच्चा, इंट्रोडक्शन लिखो। सिलेबस हम कल से लिखवाएंगे। इंट्रोडक्शन लिखो, कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखिए। लिखो, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में आरक्षण को, ये भारतीय संविधान में, अब जाग जाओ बेटे, लिखने का समय हो गया है। भारतीय संविधान में आरक्षण को मुख्यतः 3 रूपों में बताया गया है, बताया गया।
नंबरिंग कुछ मत करना, लिखते रहो। पहला, शिक्षण संस्थानों में। दूसरा, दूसरा सरकारी सेवाओं में। और तीसरा राजनैतिक आरक्षण। कि तीसरा राजनैतिक आरक्षण। पैराग्राफ चेंज। ए लिखो, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। लिखो, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में, अनुच्छेद 15(4) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, उन्हें उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के दौरान, प्रवेश के दौरान आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, कोमा मोदी सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा अनुच्छेद 15(6) को, अनुच्छेद 15(6) को जोड़ा गया, जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि, और प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग के, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण, 10% आरक्षण शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में दिया जाएगा, कि शिक्षण संस्थान में दिया जाएगा। बी लिखो, सरकारी सेवाओं में आरक्षण। बी लिखिए, सरकारी सेवाओं में आरक्षण। लिखो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 16(4) में, संविधान के अनुच्छेद 16(4) में एससी एसटी, एससी एसटी और ओबीसी, और ओबीसी को सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा तथा अनुच्छेद 16(4)(a) में, अनुच्छेद 16(4)(a) में प्रावधान मिलता है, प्रावधान मिलता है कि एससी और एसटी को, एससी और एसटी को पदोन्नति में, प्रमोशन में, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, दिया जाएगा
तथा अनुच्छेद 16(4)(b) में, अनुच्छेद 16(4)(b) में बैकलॉग की स्थिति में, बैकलॉग की स्थिति में भर्ती करनी है, भर्ती करनी है, तो 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है, तथा 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग के, सामान्य वर्ग के वे लोग, सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें 10% आरक्षण, उन्हें 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। सी लिखो राजनैतिक आरक्षण, सी लिखो राजनैतिक आरक्षण। लिखो मूल संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेद 330 में, मूल संविधान में अनुच्छेद 330 में लोकसभा में, लोकसभा में एससी और एसटी को, एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तथा अनुच्छेद 331 में लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का, 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान किया गया था, प्रावधान किया गया था। तथा, तथा अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 332 में विधान सभाओं के अंदर, विधान सभाओं के अंदर एससी और एसटी को, एससी और एसटी को आरक्षण देने की बात कही गई है। ये क्या लिखा है, कौन सा आर्टिकल लिखा है ये? 330, 31, 32। नेक्स्ट लिखिए ये अनुच्छेद 333 में विधान सभाओं में, विधान सभाओं में एंग्लो इंडी, एक ऐसे कर लो, एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था, एक एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था, कोमा ज्ञातव्य है कि, ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 334 में,
अनुच्छेद 334 में यह सभी राजनैतिक आरक्षण, यह सभी राजनैतिक आरक्षण 10 वर्षों के लिए बताए गए थे, 10 वर्षों के लिए बताए गए थे। पैराग्राफ चेंज, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, कोमा, यह आरक्षण 25 जनवरी 1960 को, यह आरक्षण 25 जनवरी 1960 को समाप्त हो जाता, समाप्त हो जाता, किंतु 1959 में, किंतु 1959 में राजनैतिक आरक्षण को, राजनैतिक आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्रमशः, क्रमशः 1969, 10-10 वर्ष करके आगे लिखते रहो, 1969 कोमा 1979, 1989 कोमा 1999 कोमा 2009 में, 2009 में 95वां, 95वां अमेंडमेंट के माध्यम से, 95वां संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तथा तथा वर्तमान सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा 104वां संविधान संशोधन करके, 104वां संविधान संशोधन करके एससी और एसटी के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए, अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। ब्रैकेट में 2030 तथा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक नोट लिखिए, कि एक नोट लिखिए, लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, कर लो, आरक्षण दिया गया है, तथा राज्यसभा तथा विधान परिषद में, राज्यसभा तथा विधान परिषद में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है। एक अगला नोट लिखिए, एक अगला नोट लिखिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः,
पंचायत और नगर पालिकाओं में भी एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। आरक्षण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण आरक्षण तब तक बना रहेगा जब तक लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण बना रहेगा।